चलिए नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। तो भाई फटाफट आ जाओ। आज है 6 जून और बज चुके हैं 7 और निपटाते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी में हैं, चाहे रेलवे की तैयारी में हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना समय गुजारे। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम करंट अफेयर जो रिसेंट का है उस पर नजर डालते हैं। चलिए भाई, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्क्रीन पर पढ़ेंगे थोड़ा सा और जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे रेस्पॉन्स। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कब बन गई है? कौन सी यूनिवर्सिटी भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसके माध्यम से इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च की गई है? तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च की गई है। ध्यान दीजिएगा इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से, किसके सहयोग से? इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है। ठीक है जी। अब क्या होगा इस लैब से? तो इस लैब का जो उद्देश्य है वो छात्रों को एआई और डेटा साइंस इंडस्ट्री के अंदर अनुकूल परिस्थितियां और अनुकूल कौशल प्रदान करने में, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में उनको सहयोग करेगी। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर हो गया। इंटेल इंडिया के सहयोग से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च की गई है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भाई ये हैं IFS विपुल साहब, इनको सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, वरिष्ठ राजनयिक हैं, IFS हैं, कौन? विपुल। सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जल्द ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपना ये कार्यभार संभालेंगे। क्लियर है? अपनी नियुक्ति से पहले ये भारत के राजनयिक थे कहां पर? भारत के राजदूत थे कहां पर? कतर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, भारत और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध जब से स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर के अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम राजदूत अपॉइंट किया गया है? सऊदी अरब में नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम भारतीय राजदूत हैं। गैर मुस्लिम भारतीय राजदूत भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बिना समय गुजारे बढ़िया बढ़ जाइए फटाफट से आगे, और जिनको भी पता है करेंगे आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है? ऑपरेशन डेल्टा हंट कहां पर शुरू किया गया है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा हंट है वो शुरू किया गया है कहां पर? गुजरात में। किस लिए शुरू किया गया है? कि घुसपैठिए जितने भी हैं उन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, जो विदेशी नागरिक घुसपैठिए के तौर पर यहां रह रहे हैं गुजरात के अंदर, तो उनको साफ करने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की गई है। जो अवैध रूप से रह रहे, इलीगल तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे, तो डेल्टा हंट के माध्यम से उन अवैध नागरिकों को, जिन्हें आप घुसपैठिए कहते हैं, उस घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। इसके तहत ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदरा और राजकोट जैसे कई शहरों में छापेमारी करके बड़ी संख्या में इन घुसपैठियों को बाहर निकालने का, गुजरात से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है।
और गुजरात से ही नहीं, देश से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये बड़े स्तर पर कार्यवाही चल रही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालिएगा। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार, हाँ जी, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत अमेरिका को पछाड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सोलर एनर्जी उत्पादन में अमेरिका को पछाड़ करके हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इधर देख लो रिपोर्ट को। वार्षिक सौर क्षमता एनुअल जो सोलर कैपेसिटी है उसकी वृद्धि में हम अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। ठीक है, जिसकी कुल जो क्षमता है वो है 150 गीगावाट। भारत की कुल क्षमता कितनी है सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो वो है 150 गीगावाट, जो ग्रीन एनर्जी क्रांति को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है जी। ग्रीन एनर्जी के मामले में अब चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। पहले तीसरे पर थे, अमेरिका के बाद आते थे, लेकिन अब अमेरिका को हमने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन रिन्यूएबल जो एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा जो है, अगर हम बात करें जो आपका अक्षय ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। रिन्यूएबल एनर्जी में तीसरे नंबर पर है। इसमें चीन के बाद अमेरिका और उसके बाद हम तीसरे पायदान पर आते हैं, मतलब इंडिया तीसरे नंबर पर। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ओवरलोड नहीं करता हूं मैं, इंफॉर्मेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करता हूं। प्रयास ये रहता है कि टू द पॉइंट जो प्रॉपर न्यूज़ है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन सेट हो सकता है उस पर आपको एक सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाए। ठीक है ना, आपका रेस्पॉन्स अच्छे से आने लगेगा, आप सहयोग और सपोर्ट करने लग जाओगे, तो भाई जैसे फिर आप कहोगे, आप स्टैटिक के माध्यम से चाहे अदर जीएस के सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करते हुए फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरली अपना सपोर्ट इन क्लासेस को दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी प्रयास पूरा है, अच्छे तरीके से आपको जो है स्पष्ट किया जाए। पहलाज नेहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन थे वो? तो ध्यान रखिएगा, जो पहलाज नेहलानी हैं वो फिल्म मेकर थे भाई। अभी 76 की एज में उनका निधन हुआ है। बीमार थे और लीवर सिरोसिस नाम की उनको बीमारी थी जिसके चलते उनका निधन हो गया 76 एज में। और फिल्म मेकर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उनके द्वारा 1980 से 90 के दशक में कई पॉपुलर फिल्में, जिन्हें मसाला बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो उनके द्वारा की गई हैं, जिनमें 16 और शबनम, आंखें, अंदाज, आग ही आग जैसी जो फिल्में हैं, पाप की दुनिया, तो ये जो फिल्में हैं ये पहलाज नेहलानी के द्वारा की गई हैं, पॉपुलर फिल्में रही हैं। 16 और शबनम कौन नहीं जानता, 90s की हैं। आंखें, अंदाज देखी होंगी। चलिए, तो आज के लोगों को वैसे ये सब नहीं अच्छी लगती हैं मूवियाँ, लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए कि इन मूवियों का अहमियत क्या था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत के पहले मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जा रहा है? तो भाई ये है लद्दाख का चुमुर गांव। लद्दाख का चुमुर गांव है, इसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत एक मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है बताते हैं। उद्देश्य क्या है? पलायन को रोकना। मेनली तो क्या है? पलायन को रोकना। देखिए, लद्दाख का भारत चीन सीमा LAC के बेहद करीब है लद्दाख का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है चुमुर गांव। कौन सा गांव? चुमुर गांव। एक अलग पहचान अब बनने जा रही है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है नहीं, 24 परिवारों के 91 लोगों की आबादी वाला यह गांव है। कितने? 24 परिवार हैं और कुल 91 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है जी। इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर आजीविका और पर्यटन के नए अवसर उपलब्ध कराना है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 16,700 फीट की ऊंचाई पर है ये गांव। 16,700 फीट की ऊंचाई है समुद्र तल से।
और चांगथांग क्षेत्र में, लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में, यहीं पर ये मॉडल सीमावर्ती गांव इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है पश्मीना का उत्पादन होता है, तो उसी पश्मीना को यहाँ इसको प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है। ठीक है जी, जो ठोस अपशिष्ट है उसके निपटान के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ठीक है, जिससे लोगों को पलायन ना करना पड़े। यहाँ पर स्टे हाउस बनाए जा रहे हैं जिससे कि इन लोगों की आजीविका बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा भाई, आदमी कोई पलायन कब करता है? जब उसकी आजीविका को खतरा हो जाता है। जब उसकी आजीविका को खतरा हो जाता है या आजीविका सुचारू रूप से नहीं चल पाती, तो वो अपने गांव शहर से पलायन कर जाता है। तो अगर उसको ये व्यवस्थाएं अच्छे स्तर पर वहां मिल जाएंगी तो क्यों पलायन करेगा। चलो, तो बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पढ़िए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई निम्न में से किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो पहली बार किसको चुना गया है? तो भाई किर्गिस्तान को, पहली बार किर्गिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? किर्गिस्तान को चुना गया है, ध्यान रखिए। और 2027-28 की अवधि के लिए चुना गया है, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी में कुल 5 स्थायी मेंबर हैं, जिनमें कि यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, यूके और फ्रांस। तो ये आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। बाकी लगभग 10 जो है अस्थायी सदस्य भी हैं। भारत अभी तक 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर डस्टबिन। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? तो भाई ये है आपका फिनलैंड। फिनलैंड में न्यूक्लियर डस्टबिन बनाया जा रहा है, जिससे ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होगा इससे परमाणु ईंधन को तकरीबन 1 लाख साल तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए ये डस्टबिन बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सबसे पहले तो फिनलैंड में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला स्थायी और भूमिगत परमाणु अपशिष्ट भंडार बनेगा ये। मतलब परमाणु जो डस्टबिन है, न्यूक्लियर डस्टबिन जो है, इसको बनाया जाएगा। क्या होगा, कैसे? तो जमीन के नीचे सुरंग बना करके, वहां पर तांबे और लोहे के कंटेनरों में इस परमाणु ईंधन को, परमाणु जो अपशिष्ट होगा उसको पैक किया जाएगा। किसके कंटेनरों में? तांबे और लोहे के कंटेनरों में पैक किया जाएगा, और उसके ऊपर मिट्टी लीपा जाएगा, और मिट्टी लीप करके उसको जो है कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा फिर उस सुरंग को। तो इस प्रकार से और भी जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम होगा उसके तहत उसको सील किया जाएगा। उसके तहत बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख वर्षों तक इस परमाणु अपशिष्ट को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये ऐसा न्यूक्लियर डस्टबिन बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा, दुनिया का पहला। चलो जी, 97 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सुभाष कश्यप संविधानविद हैं, और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। कौन थे? तो भाई ये संविधानविद थे, साथ ही साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। तो राजनीतिज्ञ पर टिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे संविधानविद तो ऑप्शन में है नहीं। तो संविधानविद होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, 2015 में, ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, 2015 में इनको पद्म भूषण मिला था। और संविधान विशेषज्ञ
राजनीतिक विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव भी रहे हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव भी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? तो 1983 से लेकर के 1990 तक लोकसभा के महासचिव के पद पर कार्य इन्होंने किया है। और वैसे भी अगर आपने तैयारी की है और तो अगर जो यूपीएससी की तैयारी में है तो वो तो हर कोई जानता होगा इस नाम को, क्योंकि इनकी किताब अक्सर हम पढ़ते हैं। जैसे एम लक्ष्मीकांत का नाम आप जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब आती है, उसी तरीके से पॉलिटी की किताब डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब की आती है, हमारी संसद। बड़ी बेहतरीन किताब है, पढ़िएगा, कभी मौका मिले, ज़रूरत लगे तो उसको पढ़िएगा। या फिर एक और किताब पढ़ी जाती है डी वसु की। तो इन तीन किताबों में जो है एक अच्छी किताब के तौर पर डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब की किताब है हमारी संसद। संसद के ऊपर बड़ी अच्छी किताब है। आइए, हाँ, एक और ध्यान देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के भी प्रमुख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति बनी थी उसके वरिष्ठ मेंबर रहे हैं कौन? डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि पूछा जा सकता है, पद्म भूषण से सवाल जरूर पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़िए, अगला पढ़िएगा आप एक बार फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फटाफट से भाई। देखते हैं कौन किसका जवाब आता है। तो माविन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त किया है? बिल्कुल, नासा ने हाल ही में समाप्त किया है। देखो भाई, मंगल ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगल ग्रह से संबंधित है। जो मिशन माविन है वो मंगल ग्रह से संबंधित है। इसको मंगल ग्रह पर पानी और वहां का वायुमंडल कैसे समाप्त हुआ इसकी स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और जो भी टारगेट रखा गया था उससे लंबे समय तक ये जो है मंगल ग्रह पर रहा है और अब फाइनली इसको बंद किया गया। माविन मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है, बिल्कुल अभी बताया है, मंगल ग्रह से संबंधित है। नासा ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर इस मिशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि दिसंबर 2025 से संपर्क टूटने के बाद अंतरिक्ष यान को दोबारा सक्रिय करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। संपर्क टूट चुका है, तो इसलिए दिसंबर 2025 के बाद से संपर्क में नहीं है, तो इसलिए जो है इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अब उद्देश्य क्या है कि इससे प्रोग्रेस क्या मिली है? तो इस अंतरिक्ष यान से पता लगाया जा सका है कि सूर्य की सौर हवाएं सोलर विंड जो होती हैं वो धूल भरी आंधियां और मंगल के पानी और वातावरण को अंतरिक्ष में उड़ा ले गई। इस कारण से जो मंगल का पानी और वायुमंडल है वो समाप्त हुआ। और जो मेन इसके पीछे की थ्योरी थी कि ये उद्देश्य भी था कि मंगल ग्रह पर पानी और वायुमंडल कैसे समाप्त हुआ, इसी की खोज के लिए ऑपरेशन माविन मिशन को शुरू किया गया था। ठीक है जी, नवंबर 2013 में यह यान जो है लॉन्च हुआ था। 2 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है और जो टारगेट सेट किया गया था उससे अधिक समय तक ये सक्रिय रहा है। अब दिसंबर 2025 से संपर्क में नहीं है। तो ऑपरेशन जो माविन है तो ये किससे संबंधित है? मंगल मिशन से संबंधित है, नासा के मंगल मिशन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और रेस्पॉन्स करिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है? पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई है वो कहां पर की गई है? तो भाई ये की गई है कहां पर? नई दिल्ली में। और इसकी अगुवाई की गई डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा। किस उद्देश्य से की गई? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मजबूत संस्थान और सतत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए ये मीटिंग की गई है। किसके द्वारा की गई है? ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग हुई है। कहां पर हुई है? पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 2 दिवसीय ये बैठक रही और इसको आयोजित किसने किया? तो ये आयोजित हुई डीओपीटी मंत्रालय के नेतृत्व में।
ठीक है जी, ध्यान रखेंगे कहाँ पर, नई दिल्ली में। चलिए, तो आज के जो महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला थी यहीं पर समाप्त होती है। इसका पीडीएफ आपको पाना है तो आप रेडियन लर्न स्मार्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर दूसरा मेरे नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेंगे गौरव शर्मा सर के नाम से, तब भी आपको दोनों टेलीग्राम के अंदर ये पीडीएफ और क्लास का लिंक प्रॉपर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे फिर कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।